First of all, I thank the organizers of FDP program on such a beautiful topic, which is comprising of different types of aspects, and we are here together with the aspects working on science, technology, and linguistics, and also preserving our cultural heritage through our manuscripts and other literatures which we have for the conservation of the plants, materials, everything. So today I have been assigned to talk about Ayurveda and ethnobotanical concepts. I am actually the professor of botany. Therefore, my lecture will be more towards ethnobotanical aspects and how Ayurveda is related to ethnobotany. So, first of all, when we are becoming a faculty, as it is a FDP program, a faculty must go through such topics, such objectives, which creates enthusiasm and among the students for their own class when we are talking about ethnobotanical aspects. It must be very interesting for the students. मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो हम फैकल्टी को डेवलप कर रहे होते हैं और फैकल्टी को हम इस बात के लिए डेवलप कर रहे हैं कि हमारा कोई भी टॉपिक है तो हम उसको कैसे इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आए और पूरी की पूरी जानकारी ले जाने का तरीका समझें। तो अगर इस तरीके का टॉपिक है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी वेल डिफाइंड, लाइक first we should understand the concept of traditional knowledge and its importance. If we are talking about Ayurveda or ethnobotany, we must know what is the traditional knowledge about this concept and what is its importance. Secondly, we must ourselves be very aware about the conventional framework of Indian medical system. हमको कुछ भी बोलना है, कुछ भी छांटना है, कोई लिटरेचर सर्वे भी करना है, तो we must know about the framework of Indian medical system. उसके बाद to comprehend the therapeutic specialties of Ayurveda and to familiarize the conservation strategies of the medicinal plants, because medicinal plants are the raw material of Ayurveda. अगर हम उनका कंजर्वेशन नहीं समझेंगे तो हम उसकी साइंस को आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे. So these are 4 points. These are 4 objectives when we study about ethnobotany as Ayurveda. How is Ayurveda understood? We all very well know that our body is made up of 5 elements. यहाँ पर मैं एक बहुत बेसिक चीज आपको बताऊंगी. हमारे शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है, जिसको कि हम अपने जीवन में कहते हैं कि कोशिका की जब हमको परिभाषा पढ़ाई जाती है बचपन से, व्हाट इज सेल, तो हम कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्य करने वाली और आकार देने वाली इकाई है. दूसरा जो सेल थ्योरी कहती है, ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. हर नई कोशिका का जन्म पुरानी कोशिका से होता है. और यही हमारा जो वैदिक इंफॉर्मेशन है, जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा आयुर्वेद है. आयुर मीन्स लाइफ और वेद, इसको कैसे हम अच्छी तरह से रख सकते हैं, यही 5 चीजों का संतुलन ही जीवन है. इसलिए मैं वनस्पति विज्ञान को एक तरह से महात्मा मानती हूँ. हमारे 5 महात्मा होते हैं और वनस्पति विज्ञान जब हम लोग अध्ययन करते हैं, हम बॉटनी की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो प्लांट एक भगवान है और उसके 5 महात्मा हैं. और ये 5 महात्मा ही जब अपना बैलेंस बनाते हैं तब शरीरों का निर्माण संतुलित होता है
और वो निरोगी होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 5 एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है व्योम, स्पेस, एथर जिसको हम बोलते हैं, एयर, हवा, आग, फायर, वाटर, पानी और धरती। तो ये 5 तत्व से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। पर क्या हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि वाकई ऐसा है? ये ऐसा है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जब मॉलिक्यूल एलिमेंट्स हैं ये जब मिलते हैं तो ये मिलने के बाद इनमें जब रिएक्शन होती है तो कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड बनने के बाद सब्सटेंसेस तरह तरह के बनते हैं। फिर इसमें एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक इनऑर्गेनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स रहते हैं। जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसमें अलग तरह के कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो जो कोशिका है, वो कोशिका यानी कि जो सेल है, उस सेल में भी सारे केमिकल्स ही हैं। उसका निर्माण केमिकल से ही हुआ है, उन्हीं योगों से हुआ है, वही यौगिक है। और वही कोशिका ये निर्धारित करती है कि वह आगे बढ़कर के क्या प्लांट बनेगी या एनिमल बनेगी, क्या बनेगी। अगर कोशिका के ऊपर सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी हुई है, तो वो चीज सीधे सीधे प्लांट बनेगी, मतलब बॉटनी की तरफ जाएगी। और यदि कोशिका के ऊपर सेल वॉल या सेल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, तो फिर वो एनिमल बनेगा। तो ये बात हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इसका उद्गम कौन हुआ? कोशिका ही हुई, क्योंकि वहीं पर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि हम क्या बनने जा रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जब इन सब के बीच में रिएक्शंस होने के बाद जब कोशिका का निर्माण हो गया, फिर उसमें ये डाइवर्जन आया कि भाई इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो ये चीज ये बनेगी। लेकिन इनके बीच में भी तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें दोनों हो जाते हैं। उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो कि अगर क्लोरोफिल है तो पौधा बनेगा, क्लोरोफिल नहीं है या क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो एनिमल बनेगा। पर कुछ ऐसे भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जिसमें ये चीजें हैं, पर वो दोनों तरफ जाती हैं, एनिमल की तरफ भी और प्लांट्स की तरफ भी। इसके बाद जब हमको ये कहा गया कि सेल थ्योरी ये कहती है कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी से होता है, तो क्या होता है कि जब प्लांट्स बन गए, इधर एनिमल्स बन गए, एक दूसरे पर डिपेंड करने लगे, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, उसी से उसका जीवन का यापन हो रहा है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है और फाइनली पॉपुलेशन डायनामिक्स और ये सब, और एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा और फाइनली जाकर के एक चीज धरती के ऊपर आ जाती है, जीव आ जाता है। जब वो जीव की संख्या, मतलब एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शरीर में हो रही होती हैं, तो एक समय के बाद जाकर के वो रुकना शुरू होती है और फिर सिनेंसिस यानी कि ग्राफ ग्रोथ का गिरने लगता है और धीरे धीरे वो अपने अंत की तरफ जाता है। पर हम अंत जब होता है, चाहे ह्यूमन का हो, एनिमल का हो, पौधे का हो, तो हमारे पास क्या तरीका है विस्तारण करने का? तो हम उसका जो निस्तारण करते हैं शरीर का, वो निस्तारण या तो एनिमल्स में बहा देना, जला देना, गाड़ देना, ये प्रक्रिया होती है। पौधे का होता है तो उसको जला दिया और या उसको विघटन करा दिया, डिग्रेडेशन करा दिया। फाइनली जो प्रोडक्ट मिला वो फिर से हमारा केमिकल हमारे पास ऐश के रूप में वापस आ गया, वो भी एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। Therefore, this point justifies that all the new cells arise from the pre-existing cells. तो ये भी हमारे आयुर्वेद में समझाया गया है, बताया गया है कि नए जीव की उत्पत्ति हमेशा पुरानी जीव से होती है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, टीचर्स, जिस दिन हम लोगों को ये बात समझ में आ जाए, तो हम उस दुख से परे हो सकते हैं कि आत्मा ही जाती है, शरीर तो जल जाता है। ठीक है, तो कोई कहीं जाता ही नहीं है, वो डीएनए यही रहता है और वो हर बार दूसरे रूप में प्रवेश करता रहता है। यही जीवन का सार है। इसके बाद
जो बात है कि हम आयुर्वेद को क्यों समझें। आयुर्वेद को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमको एक होलिस्टिक डेफिनेशन देती है। किस बात की? हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ में सारे फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल डोमेन्स एंड नाउ सोशल ऑल्सो। फिजिकल हम सब जानते हैं कि हम शारीरिक रूप में हम स्वस्थ रहें, इसलिए आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। मेंटल के लिए ये भी सब जानते हैं कि दिमागी तौर पर हम ठीक रहें, बैलेंस रहे। स्पिरिचुअल जो है वो आध्यात्मिक तौर पर रहें। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर हमारा सामाजिक नहीं है, डोमेन को हमने फोकस नहीं किया है, तो हमारे को जरूरी है कि सामाजिक संतुलन भी हमारे पास हो, क्योंकि सामाजिक संतुलन हमको मेंटल स्ट्रेस से दूर करता है। Then the components mentioned in WHO definition of health were already described in Shrustha Samhita. ये स्वास्थ्य की परिभाषा WHO में ऑलरेडी दी गई है और इसी डेफिनेशन को आयुर्वेद जस्टिफाई करती है। और क्या बात है कि आचार्य कश्यप ने जो भी अपने टेक्स्ट में हेल्थ को समझाने के लिए लिखा है, वो भी चीजें हमारे आयुर्वेद में कंप्राइज की गई हैं, उसमें शामिल की गई हैं। 5000 साल से आयुर्वेद एग्जिस्ट कर रहा है और पेशेंट्स जितने भी हैं वो अपने जिस तरह की भी उनकी ट्रीटमेंट होती है, मेडिकल थेरेपी होती है, उसके लिए अच्छा रिस्पांस भी करते हैं। और अब आयुर्वेद जो है वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और साथ में बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। आयुर्वेद एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम में ये फिट होता है। इसलिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय एक एकदम अलग बना दिया है और उसको इतना ज्यादा डेवलप किया है कि भारत की जो आयुर्वेद की जो इंफॉर्मेशन है, प्लांट्स की इंफॉर्मेशन है, ये सब अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट हो सके और विश्व भर में इसकी जानकारी पहुंच सके। ये अभी 5000 ईयर्स अगो ये डेवलप हुआ था, वैदिक टेक्स्ट में दिया हुआ है, जिसमें स्पेशली अथर्ववेद में इसका पूरी जानकारी है। त्रिदोष कंसेप्ट के ऊपर आयुर्वेद काम करता है। वात, पित्त और कफ। वात होता है एयर एंड स्पेस, वही 5 तत्व हैं ये। एयर एंड स्पेस पे वात काम करता है। पित्त है अग्नि, फायर एंड वाटर। जैसे कभी शरीर में लिवर है, इसमें जलन मच रही है, एसिडिटी हो रही है, तो ये पित्त है। और इसमें अगर आप अच्छे से कोई ठंडी चीज खाने के लिए कहा जाता है, मिश्री लीजिए, सौंफ लीजिए, तो ये जो चीजें हैं ये पित्त के लिए काम करती हैं। और कफ वो है जो कि अर्थ और वाटर के साथ रिलेट करता है, और शरीर में अगर पानी बढ़ जाता है तो वो कफ की तरफ की समस्याओं को जनरेट करता है। तो कहने का है कि ये त्रिदोष कंसेप्ट पे काम करता है। आजकल डायग्नोस्टिक्स बहुत बढ़ गया है, लेकिन अभी भी आयुर्वेद अपने इन्हीं 3 कंसेप्ट के तौर पर डिजीज की डायग्नोसिस करता है। इसमें होलिस्टिक हीलिंग होती है। होलिस्टिक हीलिंग मीन संपूर्ण हीलिंग, माइंड, बॉडी, स्पिरिट और साथ में ओवरऑल वेलबींग। स्पेशली इसमें मेडिसिनल प्लांट्स का यूज किया जाता है, जहां पर हम लोग बॉटनिस्ट के काम आते हैं, हम लोग आयुर्वेद के साथ कोरिलेट होते हैं। और ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये कोई लिमिट नहीं है। एवरी डे एक्सप्लोरेशंस होते हैं, बोटानिकल एक्सप्लोरेशंस चलते रहते हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे भी काम चलता है और न्यू मेडिसिनल प्लांट्स को ढूंढा जाता है जो कि हम लोगों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसमें क्या है कि अगर डिजीज को मतलब डिजीज होना ये गलत है, कोई रोग ग्रस्त हो जाए वो ठीक नहीं है। अच्छा है कि हम प्रिवेंट करें, तो आयुर्वेद पहले प्रिवेंशन पे काम करती है। जब प्रिवेंशन नहीं हो पाता है तब उसके बाद पंचकर्म यानी डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन यानी पंचकर्म जो प्रक्रिया है ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इसमें
नेचुरल चीजों को यूज करके नेचुरल हीलिंग की जाती है, और बॉडी में से जितने जहरीले तत्व हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, जो शरीर के अंदर जो हम गलत खान पान से हमारे शरीर में एक तरह से जहर सा फैलाते हैं, उन सबको डिटॉक्सिफाई करता है, नलीफाई करता है। ऐसे प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर जब पता चलता है कि ये बीमारी है, तो उसके लिए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, जो कि व्यक्ति के प्रकृति के ऊपर, यानी कि उसके जैसे वो 3 प्रकृतियां हैं, उन्हीं प्रकृतियों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र में, तुलसी है, अश्वगंधा है। अब अश्वगंधा जो है वो बहुत यूजफुल है, ये एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है। तो अगर किसी को इसका कफ की ज्यादा कंटेंट है, तो वो अश्वगंधा से ठीक हो सकता है। इसी तरह से तुलसी है, तुलसी पित्त को शांत करती है। तो ये जो है, ये प्लांट का सीधा आयुर्वेद के साथ रिलेशन, कि इन तीनों जो डोमेन्स हैं, इन तीनों डोमेन्स में कौन से प्लांट्स क्या करते हैं, उसकी स्टडी के बाद तब जाकर के कोई ड्रग का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल एलोवेरा प्लांट है, इसमें से जेल निकलता है। फिर इसके बाद स्किन के इरिटेशंस के लिए आजकल बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि दवाइयाँ बना रही हैं। इसके आपने बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे। तो एलोवेरा जो है, इसको आप घर में भी उगा सकते हैं, उसके बाद उसको यूज भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें वही वाली बात है, इतना कैसा, फिर कौन सा व्यक्ति, मतलब किस डोमेन वाला व्यक्ति यूज कर रहा है। मान लीजिए मुझको कफ वाला डोमेन ज्यादा है और मैंने लगा दिया एलोवेरा, या मैंने खा लिया, या मैंने बालों में लगा लिया, तो मुझको ये रिएक्ट कर सकता है। तो वी मस्ट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आवरसेल्व्स एज वेल एज अवर प्रकृति, और साथ में जिस प्लांट को हम यूज करने जा रहे हैं उसके बारे में। ये आप देख रहे हैं कि एस्पिरिन, सभी लोग देखते हैं कि एंटी ब्लड कोगुलेंट है और थिनर है ये। तो ज्यादातर लोग एस्पिरिन, डिस्प्रिन और इस तरह की टैबलेट्स लेते हैं, पर आप देखेंगे कि इसका इजाद जो है वो प्लांट से ही हुआ है। और यहाँ पर ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, एक होते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ये बात बॉटनिस्ट को बताने में बड़ी खुशी होती है कि सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स प्लांट से ही निकाले जाते हैं ऑलमोस्ट, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल प्लांट्स हो, माइक्रोबियल प्लांट्स हो, या फिर हायर प्लांट्स हो। लेकिन जो बन रहे हैं सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, जो भी बन रहे हैं, वो उसका फॉर्मूला हमारे प्लांट से ही निकला है। इसलिए वनस्पति विज्ञान सभी विज्ञानों की, सभी विज्ञान जितने भी हैं उन सबकी पेरेंट है। इसलिए वो उसमें जाकर के जा सकती है और अपना इंटरफेरेंस दिखा सकती है। नेक्स्ट है कि इसका रूट कहाँ है। आयुर्वेद का रूट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहा है, और यहाँ पर जो इसकी रिपोजिटरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सेव करना है। अभी तक गवर्नमेंट के इतने प्रयास के बावजूद भी अभी तक इसकी रिपोजिटरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। नॉलेज रिपोजिटरी अभी भी चल रही है, बिकॉज थेरापेटिक यूजेस जो हैं वो एवरी डे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर नोट डाउन किया हमने कि हमारा तुलसी इन क्षेत्रों में काम आता है। अगर हम दूब घास की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि अशोक वाटिका में जब सीता जी रावण के सामने हमेशा दूब घास लेके बैठती थी, तो वो जो दूब घास का उनका जो मकसद था वो ये था कि वो अपनी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी, जो उनकी शक्ति थी, क्योंकि वो तो लक्ष्मी थी, तो उनकी जो भी शक्ति थी वो उस दूब घास में वो उसको रखती थी। और इसकी वजह से रावण को उसका भय था कि वो एक किसी वेपन से ज्यादा नहीं है। पर उसका अगर आप दूसरा रूप देखते हैं तो दूब घास एक एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी डिपॉजिट करने वाला प्लांट है। एक वो जो घास है वो ऐसी जगह पे उगती है जहां पे कुछ नहीं उगता।
मतलब अगर आप कहेंगे कि ऊसर है, अल्कलाइन सॉइल है, 11 pH है, पर वहां भी दूबग्रास आती है, वहां भी वो जन्म लेती है। तो इन बातों को अगर हम देखते हैं, तो अगर हम दूबग्रास की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो वो बहुत सारे मेडिसिन में काम आती है। फिर अगर हम उसका अपने इसमें यूज करते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, तो अपन को हाथ में हवन के समय भी उसी को पहनना होता है। यानी वो शुद्धिकरण, यानी आप में पॉजिटिविटी लाना, आपका शुद्धिकरण करना, इन सब कामों में दूबग्रास यूज होती है। पर ये बात यहां तक थी। लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि जब साइनोडोन डेक्टेनोन यानी कि दूबग्रास की बायोइन्फॉर्मेटिकल स्टडीज हुई है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स निकाला गया है, तब फिर यह भी पता चला है कि ये कैंसर के लिए बहुत अच्छी ड्रग बनती है इससे। तो तात्पर्य ये है कि थेरेपेटिक यूजेस एवरी डे एज पर द डिजीज चेंज होते चले जाते हैं, इसलिए रिपोजिटरी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूम है, इसको आगे बढ़ाते ही रहना होता है। अगर हम इथनोबॉटनी के कंसेप्ट में इसको देखें, उसके कंटेक्स्ट में हम इसको देखें, तो हम ये देखेंगे कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है, उनका कंजर्वेशन समझना जरूरी है, लेकिन उनके साथ साथ हमारे जो प्लांट्स हैं जिनको हम यूज करने की बात कर रहे हैं, उनका कंजर्वेशन और उनकी डाइवर्सिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद चूंकि मेडिकल बात करता है, इसलिए हम मेडिको इथनोबॉटनी को लेके इसमें चलेंगे, अदरवाइज इथनोबॉटनी में कई एस्पेक्ट्स आते हैं। जो मेडिको इथनोबॉटनी है, उसमें इंडिजिनस पीपल क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहले से सोचा हुआ है, क्या हमारे ट्राइबल्स और जो हमारी इथनोबॉटनी में जो किस्से लिखे हुए हैं कि ये चीज लेंगे तो ऐसा ठीक हो जाएगा, जो पुराने लोग करते हैं। जैसे कि अकौआ है, तो आपका ब्लड अगर बह रहा है और आप अकौआ के पत्ते को लगा देते हैं तो वहीं पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि ये चीज कहाँ से पता चली, परदादा ने बताया, बाबा ने बताया, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन होना। तो इंडिजिनस लोगों से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो फिर कुछ हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में जानना, प्रैक्टिसेस को जानना, लोगों के बिलीफ को समझना, फिर थेरेपेटिक टेक्निक्स क्या है, और एथनिक ग्रुप्स में जो कल्चर्स चल रहे हैं, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में है, वहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश में अलग इंफॉर्मेशन है, ब्रज में अलग इंफॉर्मेशन है। तो उन सबको लेकर के, उन सारे ट्राइब्स को लेकर के जगह जगह काम करना, ये सारा संकलन बड़ा चैलेंजिंग है और इसकी बहुत आवश्यकता है। तो व्हाट इज इथनोबॉटनी? The term ethnobotany is derived from the term ethnology, that is the study of culture, and botany, the study of plant. Ethnobotany is the scientific study of the relationship that exists between people and plants. मतलब लोगों के बीच में और पौधों के बीच में क्या रिश्ता है, मात्र दवाई का ही नहीं, बहुत चीजों का, ये इथनोबॉटनी कहलाती है। हिस्ट्री में क्या कहा है कि चरक संहिता और सुश्रुता संहिता में, ये हमारे बहुत पुराने ग्रंथ हैं जिसमें 700 मेडिसिनल प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पार्सर रोट अ बुक वृक्ष आयुर्वेदा, द साइंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। देन जॉन रे इन 1704 he first defined species in his book Historia Plantarum. कार्ल लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने स्पीशीज प्लांटेनम बुक लिखी है और उसमें 5900 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है, जिसको कि आज हम लोग बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि प्लांट को स्टडी जब हम करते हैं तो हमारे दो एस्पेक्ट मजबूत होने चाहिए, एक टेक्सोनॉमी और दूसरा मेडिसिनल यूजेस, दैट इज इकोनॉमिक बॉटनी। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो सोर्सेज हम कहाँ से निकालेंगे, मेडिको इथनोबॉटनी के सोर्सेज कहाँ हैं। तो पहला सोर्स है लिटरेचर। अभी तक जो हमारे पास लिटरेचर है वो 19th सेंचुरी तक का अवेलेबल है। 20th सेंचुरी में इसको केवल डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, और मेडिसिनल प्लांट्स पे जितनी भी पीएचडी हो रही हैं यूनिवर्सिटीज में,
उन सबका शोध गंगा पर इन्फ्लिबनेट के थ्रू उनको कलेक्ट करके एक सेपरेट बनाया गया वेबसाइट, जिसमें कि सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जितनी पीएचडी इंडिया की यूनिवर्सिटीज में हो रही है उसको संकलन वहां पे है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं, वेदास, पुराण, अपने उपनिषद, दे आर द अर्लीस्ट नोन सोर्सेज फॉर इथनोमेडिकोबॉटनी dating back to 4500 to 1600 BC. Atharvaved is the oldest encyclopedia of use of the plants for medicine. The detailed descriptions of medicinal plants are also found in Charak Samhita, which is from 1000 to 800 BC. It describes uses of about 1106 plants, and Shusha Samhita, that was in 800 to 700 BC, includes about 1270 plants and 650 drugs. इसके अलावा वाघभट्ट, जिनके आपने अभी भी सुना होगा कि वाघभट्ट की चाय आती है, तो वाघभट्ट की चाय आयुर्वेदिक चाय है. That was developed in 7th century AD and it was described in Ashtang Hridaya. That is a small book in which this thing is explained. Then further, in Goa in 1965, Gracia Horta, he was a physician and he was the governor of Goa. He is considered to be the first systematic record of the Indian medicinal plants. 1565 में पहली बार Indian medicinal plants की systematic record तैयार हुआ है. Indian indigenous drugs were first documented by Jones in 1799 in his book entitled Botanical Observations on Selected Plants. Valuable contributions in the 19th century is Materia Medica of Hindustan, Materia Medica of Western India, Pharmacopoeia India, and supplement to the Pharmacopoeia of India. This is actually there is a central institute, Pharmacopoeia Research Institute, which is placed in Ghaziabad. There these types of literature is available and original scripts are there. Thereafter, Indigenous Drugs of India was written by Chopra in 1933. Now, the glimpses of Indian ethnobotany by Dr. S.K. Jain. Cultivation and utilization of medicinal plants by Atal. Current research on medicinal plants by Dhawan. Medicinal plants of India by Jain and D. Phillips. And now the last is the father of ethnobotany is Professor S.K. Jain from Lucknow. At present he is not no more, but he has done miraculous work in this field. Literature on Indian medico-ethnobotany is very vast, and despite much research, there are still a large number of manuscripts in libraries, private and public collections, which can serve as an important source for identification of medicinal plants unknown till date. आज भी अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमको लाइब्रेरीज, बॉटनिकल हर्बेरिया और बीएसआई के मदद से आइडेंटिफिकेशन कराना होता है. सेकेंड सोर्स इज ट्राइबल और फोक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन. दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉर्म ऑफ फोक मेडिसिन विच आर विलेज बेस्ड. गांव में जो हमको इंफॉर्मेशन मिले, जो पुरानी चीजें किन कहते हैं ना, किनवदंतियां, तो वो चीजें जो हमको मिलती हैं उनको राइट डाउन करना, रीजन स्पेसिफिक होना, इंडिजिनस हर्ब बेस्ड जानना, लोकल रिसोर्सेज को समझना, एंड इन मेनी केसेस कम्युनिटी स्पेसिफिक ऑल्सो. इट इज एन एज ओल्ड सिस्टम guided by experience, and mostly fresh plant preparations of locally available species are used for local treatments, for treatment by the local healers. तो कहते हैं ना कि वो गांव में पीस कर वैद्य जो दवाइयाँ बनाते हैं वो लोकल होती हैं. तो एक समय था जब कहा जाता था कि ये वैद्य लोग चले जाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन आगे कैसे जाएगी. तो उस समय नोट डाउन होना चाहिए था, डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए थे. अपने ऋषि लोग इतने एक्सपर्ट होते थे, तो ये चीजें अभी मिसिंग है और उनको कलेक्ट किया जा रहा है. जहां जहां से मिल रहा है तो उसको लिखा जा रहा है. सबसे बड़ा उदाहरण तो संजीवनी बूटी है ही है, पर हम लोग बॉटनी में संजीवनी बूटी को सिलेजरेला प्लांट बोलते हैं. और ये सिलेजरेला एक फर्न है, टेरिडोफाइट है, और जैसे ही ये पचमढ़ी के फॉरेस्ट में बहुत अच्छा मिलता था,
और हिल्स पे मिलता है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि स्लेजनेला बड़ा यूजफुल है तो वो पहाड़ के पहाड़ साफ हो गए, वो सब एक्सपोर्ट होने लगा। सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स जिसपे कि सोचने की बात होती है। तो ड्रग्स पता भी चल जाए, प्लांट अगर रिसोर्स पता चल जाए तो उसको बचाना और लोगों से छुपाना ये भी इम्पोर्टेंट है। So, ethnobotany, as I said, is the study of the relationship between people and plants, focusing on how different cultures use plants for medicine, food, rituals, and daily life. हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किन किन चीजों के लिए कर रहे हैं, this is ethnobotany. It is an interdisciplinary field. It combines elements of botany, anthropology, pharmacology, and ecology to understand plant usage in traditional knowledge systems. Then preservation of indigenous knowledge. It helps to document and protect traditional plant-based practices, especially in systems like Ayurveda, Unani and tribal medicine. It provides conservation of medicinal plants because it aids in the sustainable use and cultivation of endangered and valuable medicinal plant species. आगरा में बहुत पहले की बात है, प्लम्बैगो करके एक प्लांट होता था। फ्लोरा ऑफ आगरा प्रोफेसर धाकरे साहब और प्रोफेसर अनिल ने बीएसआई की मदद से ए.के. शर्मा जी, इन दोनों ने मिल करके स्टडी किया था और आगरा की पीएचडी टॉपिक है और बीएसआई का प्रोजेक्ट भी रहा। तो उस समय प्लम्बैगो यहाँ पर बहुत था। फिर उसको जब रिविजिट किया गया, दोबारा से जब सर्वे किया गया, डॉक्यूमेंटेशन किया गया, तो आज की तारीख में प्लम्बैगो मिल नहीं रहा। It's a very useful plant. It is an energy booster. I should say सरकंडा, हाँ सरकंडा भी मिसिंग कम है। So that is why तो ये जो एंडेंजर्ड हो रहे हैं और बहुत वैल्यूबल हैं, प्लम्बैगो के तो कैप्सूल्स मिलते हैं। जिंको बायलोबा जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। नैनीताल में उसके 2 ही प्लांट ट्री थे और आज जब कंजर्वेशन शुरू हुआ है तो 1500 ट्रीज हो गए। सो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का वो है और जिसमें कि हमारे बॉटनी के हेड डॉक्टर आर.के. राठौर साहब ने लेटर लिखा था मिनिस्ट्री को कि जहां पर जिंको प्लांट लगा था वहीं पर एक रेस्टोरेंट था और वो रेस्टोरेंट का सारा वेस्ट उसी पर डिप कर रहे थे, वहीं डगिंग हो रही है, वहीं जा रहा है। तो वो ट्री इतना सेंसिटिव ट्री था कि वो खत्म हो गया। हम लोग जब पहली बार बॉटनिकल ट्रिप लेके गए तो अच्छा फ्लरिश कर रहा था, हम लोग जब सेकेंड टाइम गए तो फिर वो खत्म। तो बड़ा दुख हुआ, वहीं पर बैठ करके सर ने लेटर लिखा मिनिस्ट्री को और अब वहीं पे नैनीताल में ही उसका कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ और एक पूरा वो इन सीटू कंजर्वेशन का गार्डन बनाया गया और अब 1500 प्लांट्स हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ एथनोबॉटनिस्ट। और जिंको बायलोबा अगर आप देखें तो ब्रेन बूस्टर है, मेमोरी रिटेंशन के लिए बहुत यूजफुल है। देन एप्लीकेशन इन मॉडर्न साइंस. Ethnobotany plays role in application in the modern science also. It contributes to drug discovery. As I said, every synthetic product is derived from a natural product and natural product is derived from the plants. Herbal medicine research and integration of traditional healing practices in modern health care. What is the connection between Ayurveda and ethnobotany? They both have shared focus on medicinal plants. Both Ayurveda and ethnobotany emphasize on the therapeutic uses of the plants for healing and well-being. Both work for the preservation of traditional knowledge and they work on the principle of the preservation of traditional knowledge. Then it plays role in sustainable conservation efforts. Also, the scientific validation of Ayurvedic remedies can be derived from this. Always every product is not medicinal, so that is why scientific validation is required, and also it has community and cultural relevance because the both fields involve local communities, traditional healers, practitioners
and also it ensures the survival and practical application of Ayurvedic plant-based therapies. So that is the connection between both the sciences. And the importance of medicinal plants in Ayurvedic practices is that foundation of Ayurvedic treatment is actually the core component Ayurveda healing and therapies. The balance between three dosh, Vat, Pitta and Kapha, it makes the harmony between them. The preventive and curative properties, it boosts immunity, detoxifies and treats diseases. It also has natural and sustainable medicine concept because it is eco-friendly, it has minimal side effects and also it is biodegradable. Besides, the global recognition and research has been given more to Ayurveda with the scientific significances. The role of ethnobotany in preserving Ayurvedic traditions. Ethnobotanist documents the traditional knowledge. Ethnobotanist can keep the record of the indigenous plant-based remedies which are used in Ayurveda, preventing the loss of ancient wisdom. पुराना, पुरातन और नया, नवीन, इनके बीच का संतुलन जो है वो इथनोबॉटनी रखती है और आयुर्वेद रखती है. कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, इट सपोर्ट सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग. क्या होता है कि प्लांट उगा है, मान लीजिए हम तुलसी की बात करते हैं, वो उगा है, हमने लगाया. व्हाट शुड बी द करेक्ट हार्वेस्टिंग टाइम? ये नहीं है कि वो मैच्योर हो गया तब अच्छा एल्कलॉइड देगा, वो अभी छोटा है तो अच्छा एल्कलॉइड देगा. तो वो अपने ग्रोथ के किस फेज में वो जो ड्रग बनने जा रही है, जो आयुर्वेद के लिए इस्तेमाल करना है, वो किस समय हार्वेस्ट किया जाए. सो इट सपोर्ट सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन ऑफ एंडेंजर्ड आयुर्वेदिक हर्ब्स, जो एंडेंजर हो रही हैं उन ड्रग्स को कंजर्व करना, और साथ में फ्यूचर जनरेशंस के लिए अवेलेबिलिटी हो. जैसा मैंने बताया कि वो जंगल का जंगल साफ कर देते हैं, तो इसलिए फ्यूचर जनरेशंस को क्या मिलेगा. तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, दोनों के जॉइंट एफर्ट से हो सकता है. आयुष मंत्रालय इसमें एक पूरा प्रोग्राम फंडिंग करता है कि कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के लिए उनकी एक एंडेंजर्ड प्लांट्स की लिस्ट है और रेड डेटा बुक है. इन सभी प्लांट्स को देख करके उसकी लिस्ट के हिसाब से कंजर्वेशन किया जाता है. देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस. इफ वी डोंट नो, तो हम क्या किस चीज को कंजर्व करेंगे. तो हमें इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स, इनको आगे लेके चलना होता है, लोकल कम्युनिटीज को समझाना होता है. फिर कहाँ कहाँ मिलता है. उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि स्पाइरुलिना एक एल्गी है, एक काई है, लेकिन वो प्रोटीन रिच है, सिंगल सेल प्रोटीन है, और उसको स्पेस में भेजा जाता है खाना के लिए. दैट इज द सोर्स ऑफ फूड इन स्पेस. तो वो चीज कहाँ उगेगी? वो ग्रूव्स में उगती है, बिकॉज इट टेक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एनवायरमेंट. तो ये जो चीजें हैं, मतलब इनको हम ये कहेंगे कि कम्युनिटीज को समझना बहुत जरूरी है, लोगों को समझना जरूरी है. ये नहीं कि वो उनके हैबिटेट को, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, जैसे वातावरण में वो मिल रहे हैं, तो उस हैबिटेट को वो डिस्टर्ब करें. सो दैट इज actually we have to involve the community, we have to aware the people so that the local communities can protect the herbal gardens, the sacred groves and preserve the Ayurvedic practices. Similarly, development of herbal medicine and pharmacology. नए formulations का इजाद जो होता है वो हमेशा scientific वैलिडेशन के बाद होता है. तो फार्माकोलॉजी को भी स्टडी करने के लिए, नए फॉर्मुलेशंस को लाने के लिए, कंटेम्परेरी मेडिसिन को डेवलप करने के लिए इथनोबॉटनी का इसमें रेलेवेंस है. बट व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स? हाउ, क्या हमें परेशानी क्या है? आप तो कह सकते हैं कि भाई दूध ग्रास है, लॉन में लगा दो, तो इसमें हमें क्या करना है. बट व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग? Over harvesting and unsustainable use.
हमें पता चल गया तो हमने पूरे नीम काट दिए, ठीक है। अब हमको ये भी पता था कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। अशोका के समय पर जीटी रोड पे प्लांटेशन हुए थे, उसके बाद जीटी रोड पे प्लांटेशन नहीं हुए, सबसे बड़ी रोड थी जिसमें प्लांटेशन हुए थे। अगर हम फरकाबाद एटा की तरफ जाते हैं तो जामुन के पेड़ मिलते हैं। आप लोग कई बार ऐसे जामुन के पेड़ देखे होंगे कि जिनका ट्रंक के ऊपर ऐसा ट्विस्ट बने हुए, इस तरीके के। आप नहीं देखें तो अब आप ध्यान दीजिएगा। जामुन इज द बेस्ट विंड ब्रेकर। जितना भी लू तूफान ये आता है और खेत को अगर बचाना है तो जामुन का प्लांटेशन किया जाता है, और वो जो विंड है उस पर टकरा करके उसके ट्रंक को ऐसा शेप जो है उसके ऊपर बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे यूजफुल ट्रीज, ऐसे यूजफुल प्लांट्स उखाड़ करके लगाए जा सकते हैं, रिप्लेस ना करके उसको रीप्लांट, ट्रांसफर किया जा सकता है, बजाय इसके कि उनको खत्म कर दिया जाए। सो दिस इज टाइप ऑफ what we are doing. Excessive collection of medicinal plants for commercial purposes leads to depletion of the natural populations. हमको जरूरत है तो हमने अपने कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इसकी ओवर हार्वेस्टिंग की है या अनसस्टेनेबल यूज किया है। फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जहां वो रहते हैं उनका घर बिगाड़ दिया। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन threaten the natural ecosystems where medicinal plants thrive. For example, फतेहाबाद रोड पे हम गए और हमने देखा कि बरौली अहीर गांव पड़ता है वहां पे, और वहां पर अच्छे खेत थे, बहुत बढ़िया खेती होती थी, लेकिन टिल दी एंड अब वहां पे मैरिज होम है, और वो मैरिज होम बनते बनते इतने ज्यादा बन गए हैं कि वो कॉमर्शियल की तरफ चली गई। उसने नेचुरल इकोसिस्टम पूरा बिगाड़ दिया। ऐसे ही अगर अपन अमरनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, तो ये सारे जहां पे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स पहाड़ों पे मिला करते हैं, वहां पर ये नेचुरल इकोसिस्टम्स जो है इस समय बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग स्टेज पर है। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये सोचने की बात है। क्लाइमेट चेंज इज अनदर फैक्टर। बबूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मंजन से लेकर के आज अशोका, महिलाओं के प्रॉब्लम्स में बहुत काम आता है। अशोका रिष्ट सबने सुना होगा, लेकिन खास बात यह है कि ये मार्च में फ्लावरिंग करता है, मई में ये फ्रूट देता है, ये इसकी लाइफ साइकिल है। पर अब आप ध्यान देना कि ये मई में फ्लावरिंग कर रहा है और अगस्त में जाके फ्रूटिंग कर रहा है। तो हमारी जितनी भी कृषि की किताबें हैं, हमारी जितनी भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस की किताबें हैं, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसकी ग्रोथ साइकिल, फिजियोलॉजिकल साइकिल, इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो हमको रिवाइज भी हो सकता है करनी पड़ जाए आगे के भविष्य को देखते हुए। हम ये कहते हैं कि इस मौसम में ये वाला प्लांट फ्लावर करेगा, पर वो नहीं करता। तो ये जो शिफ्ट है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स, टेम्परेचर शिफ्ट्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस affect the growth and survival of medicinal plant species. Loss of traditional knowledge. मॉडर्न हो गए हैं, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो फास्ट रिलीफ चाहिए, तो फिर हम लोग जो है हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के, मम्मी खूब कहेंगी काढ़ा पी लो, कोविड के अलावा किसी ने काढ़ा नहीं पिया होगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं जो कि हमको वैसे ठीक करती हैं नेचुरली, हम उसको ऑप्ट नहीं करते और हम एक टैबलेट जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है वो हम उसको लेना पसंद करते हैं। इस मॉडर्नाइजेशन ने हमारे नेचुरल इंडिजिनस नॉलेज को और उसकी यूसेज को कम कर दिया है। सो दैट इज व्हाई कंजर्वेशन के लिए चैलेंज है। लास्ट इज दैट इनएडिक्वेट लीगल प्रोटेक्शन, कोई एक्शन ही नहीं होता। उसके बाद पुअर एनफोर्समेंट ऑफ कंजर्वेशन लॉज बने हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बढ़िया लॉज बनाए हैं, लेकिन वो
एम्प्लॉय नहीं होते। फिर पब्लिक अवेयरनेस कम है और इसलिए अनसस्टेनेबल यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स बढ़ा हुआ है। कहने के लिए हर पौधा सब कुछ देता है हमको, वो जो 5 महात्मा हैं वो 5 महात्मा यही है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। बस यही तो 5 चीजें चाहिए और ये 5 हमारे वनस्पति देती है। लेकिन ये पांचों जब चीजें नहीं मिलेंगी तो फिर आगे जीवन इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। अब इसमें जो इथनोबॉटनिस्ट का रोल है कंजर्वेशन में वो क्या है? एक इथनोबॉटनिस्ट को सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम में जाने से पहले, चाहे वो R&D की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके स्टूडेंट को आपने कोई माइनर प्रोजेक्ट दिया हो, चाहे आप उससे कोई कार्य फील्ड वर्क कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो इंडिजिनस नॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन करे। वो उस क्षेत्र में जाए, वहां जाकर के लोगों से उस प्लांट का ट्रेडिशनल यूज पता करे और उसको नोट डाउन करे, जो कि इथनोबॉटनिकल हेरिटेज कहलाता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसमें जो प्लांट पता चला उसके आसपास जो एंडेंजर्ड है उन सब के बारे में जानकारी ले और उसको डेवलप कर कंजर्व करने की कोशिश करें। प्रमोट करें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कैसे कंजर्व करेगा? कम्युनिटी को समझाए, इको फ्रेंडली मेथड्स लेगा, हार्वेस्टिंग करेगा, कल्टीवेशन करेगा, उसके बाद उसको इंश्योर करे कि ये सदा के लिए रहे। जैसे एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, तो फिरोजाबाद से आगे एक होटल था, उस होटल के पीछे मैंने एक दिन देखा कि ग्रास ग्रो कर रही है, तो बड़ा अच्छा लगा। हम उतर के गए, हमने देखा लेमन ग्रास और एक होती है वेटिवेरिया खस, और इतना बढ़िया उसने कल्टीवेशन कर रखा था। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करोगे? बोले कि हम ये ग्रास लगा करके फिर अभी एक्सपेलर लगवाएंगे, एरोमेटिक ऑयल निकालेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, वैल्यू एडिशन हो गया, अच्छी बात है। 5 साल भी नहीं बीते और हम लोग फिर निकले वहां से, तो वहां पे कुछ नहीं, उस होटल की बजाय बड़ा होटल, एक ढाबा और एक होटल बन गया। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म एविबिलिटी, अगर आप मेडिसिनल प्लांट के लिए कुछ सोच रहे हो, उसको ग्रो कर रहे हो, तो इट शुड बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम। ये नहीं अब जिसने भी जब उसने किया होगा, एक्सपोर्ट किया होगा, अब वो कंपनी बार बार पूछ रही होगी कि भाई तुम हमको दे रहे हो, वो तो पूछ ही रही होगी पर उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या देगा? तो इट शुड हैव लॉन्ग टर्म एवेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन विद पॉलिसी मेकर्स। गवर्नमेंट को असिस्ट करना, ऑर्गेनाइजेशंस को असिस्ट करना, एनजीओज को असिस्ट करना कि इनके कंजर्वेशन पर काम करें, और जो ट्रेडिशनल साइंस और मॉडर्न साइंस है इनके बीच में जो गैप है उसको वैलिडेट करके, उसके बीच में इंटीग्रेशन करके, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज को कंडक्ट करने के बाद, इन सब चीजों का साइंटिफिकली वैलिडेशन करने के बाद इनको आगे लेके चलना, ये इथनोबॉटनिस्ट का रोल है। कुछ एफर्ट्स हुए हैं जो अपने इंडिया के एफर्ट्स हैं, और इन एफर्ट्स में एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बना है, और इस नेशनल मेडिसिनल, जिसकी मैं बात कर रही थी, इसी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के थ्रू एनजीओज को ये काम दिए गए थे कि एंडेंजर्ड प्लांट्स को और रेयर प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें जो रेयर प्लांट आया था बहुत इंपॉर्टेंट, वो था बुरांश। बुरांश भी पहाड़ों पर है, और खास बात यह है कि बुरांश की जो दवाइयां बनती हैं पहाड़ों पर, उसका आपने देखा होगा कि रेड कलर का एक सिरप मिलता है बॉटल्स में, वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। और रोडोडेंड्रॉन इसको बोलते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है, इतना बड़ा रेड कलर का, उसमें स्टिग्मा और वो सब होता है, मतलब वो बॉटनी की बात है। लेकिन चीज ये है कि मेरा कहने का मतलब है कि रेयर में वो प्लांट आता है, और रोडोडेंड्रॉन, जबकि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में रोडोडेंड्रॉन का गार्डन है। मतलब आप सोचेंगे
कि जो कलर आप सोचे उस कलर का प्लांट है वहां, फ्लावर का कलर, पर्पल, पिंक, व्हाइट, येलो, रेड, ऑरेंज, और इंडिया में रेड है, वो भी पहाड़ों पर, और वो इतना अच्छा मेडिसिनल प्लांट है कि उसको यूज करते हैं इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, उसका सिरप बनता है। तो दैट इज अंडर दिस नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, इनके मिशन में है। ऐसे ही एंडेंजर्ड हैं बहुत सारे प्लांट्स। फिर सेक्रेड ग्रूव्स हैं इंडिया में, राजस्थान में, केरल में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व करने का प्रयास चल रहे हैं। इसी तरह से ट्राइकोफस जेनेटिकस प्लांट है, जो कि इथनोबॉटनिस्ट ने बताया है, कनी ट्राइब है केरल की, उन्होंने ये इसको बताया कि ये एनर्जी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी ने एक प्रॉफिट मॉडल बना करके उस पर काम करना शुरू किया है। इसी तरह से प्रोजेक्ट ग्रीन गोल्ड है उत्तराखंड में, जिसमें जटामासी, ब्राह्मी और अश्वगंधा को यूज कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं ली है, ये एक एनजीओ कर रहा है, और ये सब मिलकर के ये मेडिसिनल प्लांट्स को रख रहे हैं। इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है बट वर्क एनजीओ कर रहा है। इसी तरह से एक ये फाउंडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन, द फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस। इनका यही काम है, ये जो वर्क है इनका बहुत रिमार्केबल वर्क है। इन पिक्चर्स में आप देखेंगे कि अरावली हिल्स है राजस्थान की, फर्स्ट पिक्चर अरावली हिल्स राजस्थान की। यहाँ पे जो बताना है कि टैटी कैपरस डेसिडुआ, अरावली हिल्स में टैटी भयंकर मिलती है, मतलब अबंडेंस में मिलती है, और इस टैटी का अचार भी रखा जाता है और इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। लेकिन अब आप देखिए कि वेजिटेशन इतनी कम हो गई है कि टैटी को भी वहां पे उगने में मुश्किल है, उसकी जगह सेल्वेडोरा का इन्वेजन बढ़ गया है। तो ये देखना होता है कि कोई जंगली पौधा आकर के दूसरे पौधे को इन्वेड ना कर जाए और हमारे इंटरेस्ट का पौधा वहां पर रहे। मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन की जो इंडिजिनस टेक्निक्स हैं वो ये हैं कि हम हर्बल गार्डन घर में बना सकते हैं, जो ट्रेडिशनल जैसे आप करते भी हैं, एलोवेरा उगा लिया, ब्राह्मी उगा लिया, तुलसी उगा लिया। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम अपने घर में हर्बल गार्डन बना सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में बना सकते हैं, अपने कॉलेजेस में बना सकते हैं, और सोसाइटी में भी बन सकते हैं। आपका जो ये जो RWA होते हैं, ये लोग मिल करके बना सकते हैं, तो हर्बल गार्डन डेवलप किया जा सकता है। ऐसे तरह से नक्षत्र गार्डन होता है, नवरत्न वाटिका होती है, इन चीजों को भी ला सकते हैं। तो ये जो अगर आप इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं तो ये एक टेक्निक है प्लांट्स को, मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व करने की। दूसरा, हम सीड कलेक्शन एंड स्टोरेज कर सकते हैं। इस समय जब से सहकारिता मंत्रालय बन गया है, तो सहकारिता मंत्रालय का इस बार का अगर आपने सुना हो, ये वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 चल रहा है। इसका में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजों का हमारे को ना जो जजमेंट करना है, मैं नाम लेकर के बोलना चाहती हूँ, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अब हम अपना अन्न और सब्जी क्वालिटी पे बात ना करेंगे, क्वांटिटी पे बात नहीं करेंगे, हम न्यूट्रिशन वैल्यू पे बात करेंगे। क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो एलिमेंट्स में, मिनरल्स में, विटामिन्स में और न्यूट्रिशन के तौर पर कम हो गई है। हमको चाहिए एक हमारा नेटिव सीड, और उस नेटिव सीड में वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, वो उसका असेसमेंट होना चाहिए, और वो सीड कलेक्शन और स्टोरेज बैंक बनेंगे, टेस्टिंग होगी, उन्हीं को प्रोपोगेट किया जाएगा, उसी की सेल्फ हेल्प ग्रुप और सहकारिताएं बनेगी, कोऑपरेटिव्स बनेंगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि बाजरा है और लेकिन आयरन में कम है, ये बर्दाश्त नहीं होगा हमको। ये मतलब आप सोच लीजिए कि हर यूनिवर्सिटी को ये मैंडेट मिलने वाला है, ड्राफ्टिंग हो चुकी है, उसमें यही है कि आप अपने एरिया के उन सीड्स को निकाल के लाइए और कलेक्ट करिए, कलेक्ट करके टेस्टिंग करके बताइए कि ये न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है। अगर आपने कहा कि इट इज कंप्लीट, तो उनका प्रोपोगेशन आपको कराना है।
अब ना न्यूट्रिएंट के बेस पे एनालिसिस होगी, किलोग्राम पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर के बेस पर एनालिसिस नहीं होगी। तो ये चीज अभी के बजट में उन्होंने डिक्लेयर भी किया है और इस तरह के सीड बैंक्स बनाने के लिए बोला गया है। तो सीड कलेक्शन और स्टोरेज, वैसे मैं तो जिन नामों को पॉपुलरली जानती हूँ उसमें वंदना शिवाजी हैं, वो ये काम करती हैं और उनको पद्मश्री भी मिला है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में फार्मर्स हैं जिन लोगों ने नेटिव सीड से कलेक्शन किया। मध्य प्रदेश में जितने तरीके के मिलेट्स होते हैं वो फार्मर के पास इकट्ठे हैं और उसकी एनालिसिस चल रही है। तो ये काम सबको करना है। अब ये कैसे पेपर पे कब आएगा, आने ही मतलब करना ही है। हम लोगों को तो बोल दिया गया है कि आप लोग तैयारी शुरू करिए। देन इथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस, केवल हम अपनी बात नहीं करते, लाइफ स्टॉक की भी बात करते हैं, एनिमल्स की भी बात करते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके हीलिंग कराने के लिए डिजीजेस की, उसके लिए भी बहुत जरूरी है और उसका भी कंजर्वेशन इंडिजिनस तरीके से होना चाहिए। दूसरा, क्रॉप रोटेशन एंड कंपेनियन प्लांटिंग। रूरल फार्मर्स, ट्राइबल फार्मर्स को हम मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करना सिखाएं। फूड क्रॉप्स को जो है सॉइल फर्टिलिटी के हिसाब से न्यूट्रिएंट रिच बनाएं। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन लेकर चले, अकेले कुछ नहीं होता, ग्रुप में काम करने से, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने से होता है। और कंजर्वेशन मेथड, आप लोगों ने अभी एक चीज सुनी होगी, बेटर इंडिया, आप लोग देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, है ना। बेटर इंडिया में एक बड़ी अच्छी बात मेरे को मिली। 58 साल की महिला मैनपुरी में, उसने अपने घर में केसर उगाया है। और केसर कहाँ उगता है? कश्मीर में। अब आप सोचो, उसके अलावा अब मैं देख रही हूं कि कई और भी उगा रहे हैं। तो कंट्रोल्ड कंडीशन में केसर उगाया जा सकता है। पर अगर टेक्निक नहीं बताएंगी, फ्यूचर जनरेशंस को नहीं समझाएंगी, कंजर्वेशन मेथड्स नहीं बताएंगी उन्हें कैसे किया, तो ये प्रोपोगेट नहीं हो सकता। तो इट इज कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम जाकर के उनसे सीखें, सीखने के बाद अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं या वो हमको लिख के दें। मतलब कहने का ये मतलब है, नॉलेज शुड ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड। नॉलेज रखने के लिए नहीं है, नॉलेज देने के लिए है। और विद्या ददाति विनय, जो अगर आपको आ गया है तो आप उसको विनय से सबको बताइए, है ना। देन सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस कि मेथड्स लाइक पार्शियल हार्वेस्टिंग, रूट स्प्लिटिंग, कब काटना है, कैसे काटना है, ये सब चीजें भी आगे निकल के आनी चाहिए। तो ये सब इंडिजिनस टेक्निक्स हैं प्लांट्स कंजर्वेशन की। नेचुरल मल्चिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर यूजिंग, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स फॉर कंजर्वेशन। जैसे आंवला, कार्तिक पूर्णिमा के समय आंवले के नीचे सोने के लिए बोलते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग तुलसी का विवाह करते हैं। तो ये भी कुछ तरीके हैं कि जिसकी वजह से आप देखते होंगे घरों में लोगों ने केले के पेड़ लगाए, आंवले के पेड़ लगाए, तुलसी के पेड़ लगाए। भले ही हम रिचुअल्स के लिए लगा रहे हैं, लेकिन इट इज अ सॉर्ट ऑफ कंजर्वेशन। हमने उसको बचा के रखा है, क्योंकि हमारे घर में भी तो जो बच्चे हैं वो हमसे पूछेंगे ना कि ये किस लिए लगा है। जब अपन वो बेलपत्र लाते हैं तो बेलपत्र में 3 होते हैं ऊपर, कोशिश करते हैं कि 3 पत्ते वाला लगे, तो वो क्यों है 3 पत्ते का। ऐसे ही धूप भी जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है वो 3 फोर्क की चढ़ाई जाती है। वो क्यों चढ़ाई जाती है? तो उसके पीछे यही है कि वो जो 3 है वो एक शिव जी और पार्वती जी का है और जो बीच वाला है वो गणेश जी का है। तो इसीलिए, और उस समय जो मंत्र बोला जाता है वो गणेश जी को समर्पित होता है। तो और यही गणेश चतुर्थी को किया जाता है। तो और 21 धूप का उनका बिस्तरा बनता है। तो गणेश चतुर्थी अपन मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या रिचुअल्स है, कैसे उसको बनाना है, वो एक तरीका है कि हम प्लांट्स को कंजर्व कर सकें। वन महोत्सव बनाना, अब तो बहुत सारे कार्यक्रम आने ही लगे हैं, अपनी गवर्नमेंट दे ही रही है एवरीडे, प्लांटेशन कराइए, ये सब। देन वाटर कंजर्वेशन फॉर हर्बल ग्रोथ, ये पानी की आवश्यकता तो रहती ही है। अगर पानी नहीं होगा तो पौधे नहीं हो सकते। तो उसको ग्रो करने के लिए हम
मिनिमाइज करें वाटर के यूसेज को, तरीका हमारा ऑप्टिमम हो, तो उसके लिए हम अच्छे तरीके यूज करें, लाइक ड्रिप इरिगेशन, बैम्बू इरिगेशन, चेक डैम्स लगाना, स्टेप वेल्स, मतलब पानी कम से कम इस्तेमाल हो लेकिन उसकी डिजायर पूरी हो। फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है मेडिसिनल प्लांट्स को अगर हम कंजर्व करते हैं तो? ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंस को मिला करके करें, सस्टेनेबल कल्टीवेशन का एक्सपेंशन करें, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस को माने, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा फील्ड है बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस मेडिसिनल प्लांट को कंजर्व करने का। एक होता है स्वस्थाने, एक होता है परस्थाने, मतलब इन सिटू एंड एक्स सिटू। स्वस्थाने अपने घर में पौधे को बचाना, और एक्स सिटू मतलब दूसरे जगह ले जा करके उसको बचाना। तो ये जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, सीड बैंक बनाना, हर्बल गार्डन बनाना, बॉटनिकल गार्डन बनाना, इस तरीके से और इनको रखना। फिर स्ट्रेंथनिंग लीगल फ्रेमवर्क्स, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उनको मजबूत किया जाए, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स किए जाए, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फार्मेसीज, use of artificial intelligence and GIS mapping, public awareness and education, global collaboration, and finally the ecotourism and herbal tourism. हमारा देश टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, लेकिन इको टूरिज्म और हर्बल टूरिज्म ये नई फील्ड आ रही है जिसमें कि हम लोगों को बहुत काम करके आगे निकलना है, क्योंकि हम बहुत अपनी नेचुरल संपदा, हम अपनी औषधीय संपदा, हम अपनी वनस्पतिक संपदा, हमारी मृदा संपदा, इसमें भारत सबसे आगे है। क्यों है? क्योंकि भारत ही एक अकेला देश है जहां पर 7 तरह की मृदाएं पाई जाती हैं और विश्व में 9 तरह की मृदाएं पाई जाती हैं। तो जहां 7 तरह की मृदाएं पाई जाएंगी तो वहां पे वनस्पतिक संपदा में बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी तो आनी ही है। इसी तरह से हमारे कल्चरल्स की डाइवर्सिटी, हमारे फेस्टिवल्स की डाइवर्सिटी, हमारे लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी, ये सब हमको रिच बनाती है। ये सब बेसिक अपन को पता है, बस हमको उसको लेके इको टूरिज्म यानी कि इकोलॉजिकल टूरिज्म को और हर्बल टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। इथनोबॉटनिकल स्टडी के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या आना चाहिए, ये हमको अपने स्टूडेंट को बताना है कि भाई तुम आयुर्वेद में आना चाहते हो, तुम इसकी ट्रेडिशनल नॉलेज समझना चाहते हो, तुम सिस्टम को भी जानना चाहते हो, लेकिन एक इथनोबॉटिकल स्टडी करने के लिए तुम्हें करना क्या है, क्या स्किल्स होने चाहिए, ये अपने आप में एक प्रोफेशन है। तो कैसे करेंगे? तो पहला तो बोटेनिकल ट्रेनिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस, ये उसको आना चाहिए। भाई प्लांट को पहचानना, उसको प्रिजर्व करना, उसकी जो बॉटनी का कंसेप्ट है उसकी ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द कल्चरल कंसेप्ट्स, जो इसके पीछे ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारे लिखी हुई है एपिक्स में, हमारे ग्रंथों में, इन सब को बाहर निकालना, और जो हमारे प्लांट्स हैं उनके परसेप्शंस को समझना। फाइनली लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग, ये नहीं कि हमने बोल दिया, संस्कृत में लिखा हुआ है तो अब हम आगे कैसे पढ़ें। तो यू मस्ट नो कि जिस भाषा में लिखा गया है और आपको भारत देश की सभी भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करना, चाहे ट्रांसलेटर के थ्रू चाहे किसी की तरफ। तो लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग आपको आनी चाहिए, आपकी भाषा बहुत सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, और एटलीस्ट इनफ, इतनी तो कम से कम हो कि लोकल टर्म्स को आप ट्रांसक्राइब कर सकें, आप बता सकें, और उसकी जो दूसरे को उसकी मॉर्फोलॉजी यानी आकार, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को समझा सके। तो आपने ब्लॉगिंग भी किया, आपने सोशल मीडिया पे भी अगर डाला, आपने इंस्टाग्राम पे डाला, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई मेडिसिनल प्लांट मिला और आपने सोचा कि इसको मैं जो है समझा दूं, तो अपन क्या करते हैं, एक ऐप, प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप आता है मोबाइल में, तो उससे स्कैन किया, प्लांट का नाम जान लिया, उसके बारे में जान लिया। लेकिन अगर हमने उसके साथ जियो टैगिंग कर दी तो थोड़ा सा और एडवांस हो गया। पर उसके बाद अब हमने अगर उसको ब्लॉग पे डाला और अपने ब्लॉग पर डाला, तो हमको ऐसा लिखना होगा कि एक लोकल व्यक्ति भी जो इसको इस्तेमाल करने जा रहा है
उसको भी समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है। जैसे धतूरा, तो धतूरा को हमने अगर धतूरा करके डाला तो धतूरा दो तरह के हैं, एक जो शिव जी को चढ़ता है और एक दूसरा वाला धतूरा भी है। तो वो हम उस पर लिखेंगे कि ये ऐसे है। तो वो मतलब कहने का है कि ट्रांसक्राइब लोकल टर्म्स और अंडरस्टैंड नेटिव मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। इतना इथनोबॉटनिकल स्टडी करने के लिए स्किल की जरूरत है। तो इसकी ट्रेनिंग इस तरह से ही हो सकती है। तो जब आप इस टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप करेंगे कैसे। अब आपके पास कोई स्टूडेंट आया कि हमको तो इथनोबॉटनिकल स्टडी करनी है, कहा कि ब्रजमंडल की, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि इथनोबॉटनिकल डेटा कलेक्ट कराइए। उनको कहिए कि आप compilation of socio-economic data of the study area is essentially required for ethnobotanical studies. For socio-economic study, following parameters may be considered. मतलब आपको उसका सामाजिक और आर्थिक आंकलन करवाना होगा, एक क्वेश्चनेयर बनाना होगा। उस क्वेश्चनेयर में प्रोफाइल हो हाउस होल्ड्स की, रिलीजन एंड कास्ट प्रोफाइल हो, एग्रीकल्चर लैंड, क्रॉप्स, कल्टीवेटेड लाइफ स्टॉक्स के बारे में हो, इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटीज, availability of electricity and use of fuel, then awareness about local health tradition among the tribes or people, knowledge about medicinal plants for home remedies, use of home remedies, assessment of treatment other than home remedies, and comparison of cost of home remedies and other treatment methods adopted by the people or tribal. तो ये क्वेश्चनेयर, ये क्वेश्चंस लेके होगा। अब आपका स्टूडेंट उसको लेकर के उस एरिया में जाए और वहां जाकर के इन क्वेश्चनेयर्स का, इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढे। तो सोशियो इकोनॉमिक डेटा इस तरह से कलेक्ट होता है। उसके बाद इथनोबॉटनिकल डेटा कलेक्ट करना है इन डिफरेंट मैनर्स। पहले तो इंक्वायरी करें जाने के, वहां पहुंचने के बाद, फिर ऑब्जर्व करें, फिर इंटरव्यू लें और फिर उनके साथ पार्टिसिपेट करें। अगर आप क्वेश्चन उनसे पूछते रहेंगे तो वो आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि वो अपनी तरफ से बताते हैं। तो जब वो अपनी तरफ से बताते हैं तब आपकी जानकारी बढ़ती है, फिर और नए क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एथनोबॉटनिकल इंफॉर्मेशन was put into following three major categories: direct approach, indirect approach and miscellaneous. डायरेक्ट में इंटेंसिव फील्ड सर्वेस कर सकते हैं रिमोट एरियाज में जाके। इनडायरेक्ट में हम ये कर सकते हैं कि ब्रजमंडल का हर्बेरिया आरबीएस कॉलेज में है, तो हम सीधा हर्बेरियम को जाके चेक कर सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन ला सकते हैं। हम म्यूजियम में जा सकते हैं, वहां से ला सकते हैं। लिटरेचर से ढूंढ सकते हैं, लोगों ने पहले बहुत काम किया है तो वहां से हम सर्च कर सकते हैं, जैसे अपना पीएचडी में हम लोग रिव्यू करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। लेकिन मिसलेनियस अप्रोच जो है वो है कि हम पहले गांव में जाकर के पहले हेडमैन से बात करें, हेडमैन माने प्रधान से बात करें, फिर वहां कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है उससे बात करें, वैद्यों से बात करें, हकीम से बात करें, टीचरों से बात करें, फिजिशियन से बात करें, डॉक्टर से बात करें, सोशल वर्कर से बात करें। इस तरीके से हम वहां पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे इथनोबॉटनिकल डेटा तैयार होता है। इथनोबॉटनिकल सर्वे में क्या आता है, आता ये है कि विलेज हेड जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, वो रिसोर्स पर्सन बन जाता है। फिर मिडिल मैन बताता है, इंटरप्रेटर हो गया, मेन वीमेन। फिर वीकली मार्केट्स में जैसे ना हाट लगती है तो उस हाट में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बिकती है। ऐसी वो आयुर्वेद वाला भी एक जटामासी रख करके बैठ जाता है तो वो भी बेच रहा होता है, तो उससे पूछो कि भाई ये किस काम आता है। लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर बताते हैं, वैद्य बताते हैं, गुनिया बताते हैं, गाइड्स बताते हैं, महिलाएं बताती हैं और दाइयां बताती हैं। फिर जो हड्डी है, एक हड्डजोड़ होता है विटिस वेनिफेरा, तो वो क्वाड्रैंगुलस, विटिस क्वाड्रैंगुलस प्लांट है, उसको हड्डजोड़ बोलते हैं। और वो बेल है सिंपल लकड़ी जैसी, उसमें जॉइंट्स होते हैं। तो अगर उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल लेते हैं तो फिर ऑस्टियोकैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो हड्डी जोड़ने का ही काम करता है। तो ये जो है वैद्य जो होते हैं, ये बोन सेटर, ये इसी से करते हैं।
तो कहने का मतलब है कि जो यूजर्स हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे जाकर के बात करना, फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे? नेम ऑफ द डिजीज, भाई क्या बीमारी है, नेम ऑफ द प्लांट, उसके लिए कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उसका वर्नाक्यूलर नेम क्या है। जैसे मैडम ने पूछा प्लम्बैग होगा, तो मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा है इंडियन नेम। फैमिली नेम, किस कुल का है, जैसे हमारे यहाँ फैमिलीज होती हैं प्लांट्स की, मटर की फैमिली है, सब हर प्लांट की फैमिली होती है, तो उस हिसाब से प्लांट पार्ट यूज, कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, हैबिट क्या है प्लांट की, पेड़ है कि घास है, क्या है। देन इंग्रेडिएंट्स क्या यूज होते हैं, ड्रग बनना, फिर ड्रग का एप्लीकेशन, उसका इफेक्टिवनेस, फिर कॉस्ट, ये है। इन सब का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, फिर मेडिसिनल वेरिफिकेशन होते हैं और फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाता है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का काम है। इसमें हिस्टोकेमिकल और एनाटॉमिकल मेथड्स होते हैं। एसओपीज फॉलो की जाती हैं, ट्रिपल पी रहता है इसमें। ट्रिपल पी माने फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसमें कि ड्रग्स को चेक किया जाता है, स्टेबिलिटी देखते हैं, एफिकेसी देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं। फिर ड्रग जब तैयार होती है तो उसके बाद एंटी माइक्रोबियल स्टडीज की जाती है, फिर हर्बल ड्रग की एनालिसिस होती है, जो कि काफी एलैबोरेटेड होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से होती है। लेकिन इन सब का ऑथेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। ऑथेंटिकेशन कौन करता है? इंडिया में केवल 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट की, जो कि CCRUM बोलते हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, और CCRAM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम करती हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पे कंट्रोल करती हैं। इनके एक्ट्स हैं और इन एक्ट्स की गाइडलाइंस को फॉलो करके ही ड्रग्स को मार्केट में रिलीज किया जाता है। और अब जो है ये बात बिल्कुल तय है कि देयर हैज बीन अ ग्रेट डिमांड फॉर प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में भी अब इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। सो आई कंक्लूड दैट आयुर्वेद एंड इथनोबॉटनी आर इंटरकनेक्टेड। ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद क्यों सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की अर्जेंट नीड है, क्योंकि इसको हमें बढ़ावा भी देना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना है। फिर साइंस और ट्रेडिशन के बीच में एक कोलैबोरेशन रखना है, अवेयरनेस और पॉलिसी सपोर्ट को आगे लेके चलना है, इसी में हमारा भविष्य है, क्योंकि अवेयरनेस के माध्यम से ही हम अपने प्लांट्स को बचा पाएंगे। और कंजर्वेशन के लिए हमको एक होलिस्टिक अप्रोच देनी है, और इन सब के बाद हम एक अच्छी बायोडाइवर्सिटी और अच्छी हेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं। थैंक यू। जो मैं भी आयुर्वेद का विद्यार्थी रहा हूँ, तो जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है, धतूरा एक ही है जो हमने देखा है, पढ़ा है। उसी का जो फल होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कांटे वाला, वही सिद्धि पे चढ़ता है। आपने कहा था 2 तरह के, तो जरा आप ज्ञानवर्धन करेंगे। दूसरा कौन? आपने ध्यान दिया होगा कि एक तो धतूरा ग्रीन पत्तों का होता है, वो भी आपने देखा होगा, ग्रीन पत्ते और उस पे जो धतूरा लगा होता है वो ग्रीन होता है। एक आपने देखा होगा पर्पल कलर के पत्ते होते हैं और लंबा होता है, बड़ा पेड़ होता है। ये वाले जो अपने धतूरे होते हैं वो छोटे होते हैं। फल तो इनका चढ़ता है क्योंकि ये वो मिलता कम है। जो शिवजी का एक्चुअल धतूरा है वो पर्पल वाला है। पर्पल पौधे को आप देखिए, आपको मिल जाएगा उसमें। नहीं, हमारे कॉलेज में नहीं, एक्चुअली हम महाराष्ट्र में, मैं भी महाराष्ट्र उसको में, रुई बोलती थी। हाँ। महाराष्ट्र में उसको रुई बोलते हैं मैम। अच्छा, जो जिसमें जिसका जहरीला भी होता है, दूध निकलता है, हाँ। जिसका जहर वाला भी रहता है। और एक वो होता है पर्पल वाला, हाँ, हम लोग बॉटनिकल RBS में लगा हुआ है, हाँ। लेकिन उसको महाराष्ट्र में रुई बोलते हैं। रुई मैं भी उसको बोलते हैं। धोतुरई बोलती थी। हाँ। तो महाराष्ट्र में वो हनुमान जी पे चढ़ाया जाता है। अच्छा, तो हाँ, उसके वो हाँ, हाँ, नहीं, पत्ते पर्पल है। ग्रीन रहेंगे, उसका जो फूल रहता है वो सफेद और हल्के पर्पल कलर का रहता है। हाँ, ये जो है ना वो, आप वो पर्पल वाला निकाल दो नेट से, हाँ, नेट से। अच्छा, स्टेम भी पर्पल रहता है? हाँ, हाँ, स्टेम भी और पत्ते भी? अभी दिखाएंगे। हाँ?
निकाल दो उसमें से। वो रुई का बहुत। आप निकाल अच्छा, दीजिए। आग का, हाँ, आग। वो कैलोट्रोपिस है अच्छा, जी। मैडम बंदरों से ऐसे कुछ पेड़ बताइए जो बंदरों से बच सके। अच्छा, वो कैलोट्रोपिस है, पूरे भी दो तरीके के होते हैं। उसमें से रुए निकलते हैं ना, जो बंदरों से बच सके। जिनको बंदर मतलब जिनसे दूर रहते हैं। दूर रहते हो। औरोकेरिया है, मोरपंखी है, लेकिन हाँ मोरपंखी में तो नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। नहीं तोड़ता। नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैडम। ये तो आगरा के हिसाब से अगर हम बात करें, हाँ, एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है हमारे। वो पर्पल, ये वो वाला है पूरा। हाँ पर्पल वाला ना, दिखाना कौन सा। ये वाला, अच्छा, इसके हल्के। हाँ अच्छा, वही उसी तरीके का रहता है ना? सेम। हाँ बस प्लांट थोड़ा बड़ा होता है। ये वाला। प्लांट करना था ना रूट से वैसे ही होते हैं बिल्कुल, खाली उसका उसकी स्टेम और उसके लीफ के जो। थैंक यू मैम। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो। अच्छा, दिस इज नॉट दैट कॉमन, द पर्पल। पर्पल इज नॉट कॉमन। Even the regular one has become uncommon these days. Right. You find it so less. Actually, ma'am, I was talking to a doctor who तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ये दवाई एलोपैथी में नहीं चाहिए, मुझे ये आयुर्वेद में चाहिए। He said कि आयुर्वेद pseudoscience, it's not science। और आप मेरे पास कोई आंसर नहीं था उनको करने के लिए। अरे बाप रे। आप बोल रहे हो क्या ये सही है? तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा मैम, what the doctor is in AIMS. AIMS का एक डॉक्टर कह रहा है आयुर्वेदा इज अ स्यूडो साइंस। pseudoscience, it's not science। मैंने ये बोला कि नहीं है, तो नहीं, हमारे कल्चर में बहुत टाइम से pseudoscience ऐसा होता है। बट मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं था। Ma'am, what do you say? AIMS doctor is saying Ayurveda is pseudoscience. As I said, AIMS deals with allopathic sciences, right? Allopathic system of medicine. Allopathy means synthetic products. They have come from the formula derived from the natural products. प्रॉब्लम क्या है आयुर्वेद के साथ कि अगर मेरे को गैलिक एसिड का कैप्सूल देना है तो मैं गैलिक एसिड सिंथेटिक देना ज़्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि दैट विल बी अ प्योर कंपाउंड। अगर मैंने आंवला कहा कि इसमें गैलिक एसिड होता है और आप आंवला खा लो तो फायदा हो जाएगा। इधर क्या है कि आंवला के साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स जा रहे हैं, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल नहीं है वो, उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम जा रही है नैनोग्राम्स में। इधर मैंने गैलिक एसिड का टैबलेट दिया आपको जो सिंथेटिक है, जो इस फॉर्मूले से बना था, उसमें गैलिक एसिड का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। अब आपकी बॉडी को अगर गैलिक एसिड चाहिए तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जल्दी काम करेगा, ठीक है। आयुर्वेद वाला इसमें क्या है कि गैलिक एसिड के साथ आपने आंवला लिया हुआ है, उसके साथ और भी कंपोनेंट्स हैं, तो उसकी जो साइंस है, उसकी जो फार्माकोनॉसी है, वो एलोपैथी वाले एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते। वही कहते हैं कि साइंटिफिक वैलिडेशन के हिसाब से अभी इनकी जो साइंस है ड्रग्स का, वो जो है क्वांटिटी को देना, क्या देना, वो चीज़ डिफाइन नहीं है। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। दैट इज वाई इसमें रिसर्च एंड कंजर्व ये चीज़ें जो है वैलिडेशन आगे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आयुष मंत्रालय इस पे फोकस भी कर रहा है कि फॉर्मुलेशंस जो हो वो बढ़िया हो, मतलब इफेक्टिव जल्दी हो। भाई अब नाड़ी पे काम करना है, 3 नाड़ियां हैं, मतलब 3 तरीके का है, बस यहाँ से देख करके बताना है वात है कि पित्त है। एलोपैथी कहेगी पूरा तुम डायग्नोस्टिक करा के ले आओ, है ना। तो किसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है कि नहीं?
होम्योपैथी के पास तो और भी कम, लेकिन तब भी दे आर सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो हम लोग तो ये मानते हैं, बॉटनिस्ट तो ये मानते हैं कि भैया साइड इफेक्ट ना हो, भले ही हमें गैलिक एसिड 10 दिन खाना पड़े, वो ठीक है। तो इसलिए हम लोग आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं। और फिर सेकंड कंसेप्ट इसका क्या है कि बीमार पड़ो नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एलोपैथी आप डिजीज हो जाइए फिर आइए, दे गिव यू मेडिसिन, दे डोंट प्रिवेंट diseases, they give you medicine. Ayurveda is teaching you how to be free from your diseases. हो ही नहीं, है ना। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद के केस में, कि डिटॉक्सिफिकेशन। जिस सिंथेटिक प्रोडक्ट को खा करके मेटाबोलाइट जनरेट हो रहे हैं, दे आर कॉजिंग साइड इफेक्ट्स। यहां पर सबसे पहले प्रिवेंशन, अगर प्रिवेंट नहीं हुआ, डिजीज हो गए, तो पहले डिटॉक्सिफाई। तो जितने आपने आज तक मेटाबोलाइट्स आपकी बॉडी में हैं, जो पॉइजनस है, उन सबको नेचुरल हीलिंग के थ्रू, पंचकर्म के थ्रू वो क्लियर कर रहे हैं। तो इट टेक्स टाइम। इसलिए अब आगे आप नहीं पढ़ेंगे तो रिवर्स तो नहीं होगा। उधर तो दवाई खाई, कॉम्बीफ्लेम खा लो, बुखार उतर गया, तो थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा। इसमें कोई बहस की बात बनती नहीं है। बस ये है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, हमको क्या समझ में आया वो समझ में आता है ना। कम्युनिटी लेड अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। भाई अपने रामदेव बाबा भी हैं, फेमस हो गए, सब बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, तो है कि नहीं। सारी दवाइयां एलोपैथी की भी काम नहीं करती, वो तो हिट एंड ट्रायल है। तो वो चीजें हैं, इट इज टाइप ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो वो तीनों ही